हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 कैल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चूंकि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा करंट से लगा हुआ, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत ने। उप विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों। तो पैराग्वे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अरुंधति राय को। व नेक्स्ट, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि पीजीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा कपिल देव को। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 जून को। वह विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 20 जून को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी है। ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा आपका दोस्तों मिसलेनियस आएगा, पूरा आपका जीएस आएगा और पूरा आपका करंट आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। 17 जून को। और जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उषा ठाकुर को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया। 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दूध संचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। कारण ये दोस्तों
कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी कई वैकेंसी लग चुकी है, कई वैकेंसीज का आपका दोस्तों एग्जाम डेट भी लग चुका है जो कि होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट ऑन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी वैकेंसी है। एससीएससी सीजीएल टियर 1 आपका हाल ही में समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है। एमटीएस आपका समाप्त हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 जिसका ऐसा एग्जाम होने जा रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरा आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ दिया जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, थोड़े से क्वेश्चंस और करंट के कंप्लीट करेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए उप दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अमित शाह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका वी राजीव है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा रवि अग्रवाल को, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इदा सीसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मेघालय की। और किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा टी रविशंकर को, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि आईजीसीआर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीजी करहाड़कर को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया? आशीष कुमार दास को। और किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो शील नागू की किया गया है, ध्यान रखेंगे। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। थोड़े से करंट के क्वेश्चन और हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो प्रहलाद जोशी हैं। और सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। और भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? जेपी नड्डा हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव को। और किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? जनगणना 2011 से, यानी कि सेंसस 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 से रिलेटेड दोस्तों बेसिक से लेकर सब कुछ, जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, जनगणना 2011 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत
1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना कराने वाला पहला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट डालेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक कितना -0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर्स ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब दोस्तों जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 यानी एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 51.47% तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या तो 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। जो डाटा दोस्तों राज्य का दिया जाएगा सबसे ज्यादा सबसे कम वहीं पे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश को भी पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है, कितना 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है, कितना है -0.6%, ध्यान रखेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली है, कितना है 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 66.3%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर करके चलेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो भी टॉपिक समय द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट कर लिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल व ऐसा एग्जाम्स के लिए जो आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का वीडियोस है आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से ऐड कर दिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट आपका क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले राज्य देखिए फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, कितना है 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 17, ध्यान रखेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 46, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आप देखेंगे क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो कितना है 943 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसको दोस्तों आप लोग राज्य में देखिए पुनः केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, कितना 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, कितना यहाँ का केवल 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी, कितना है 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है, कितना यहाँ का 618। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। अब चले दोस्तों एक
इंपॉर्टेंट आप नोट देखिए, ये आपका डेफिनेशन है। पुनः दोस्तों इस डाटा को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा नोट क्या कह रहा है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब चलिए शिशु लिंगानुपात हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात देखिए तो 919 है। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना है 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का 834। अब चलिए केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना है 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना यहाँ का दोस्तों 871। पूरी तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक नोट क्या कह रहा है देखिए पहले इसको दोस्तों, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी अब आप लोग दोस्तों साक्षरता को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, यानी कि लिटरेसी। चलिए सबसे पहले भारत की लिटरेसी दर देखिए तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो केरल है, कितना है 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश में तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप, कितना है 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा नगर हवेली, कितना यहाँ का 76.2%। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बगैर रिवीजन का कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आप प्रिपरेशन अपने कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, आप दोस्तों हो सके उनको नोट डाउन रखिए या माइंड में दोस्तों अपने प्रिपेयर रखिए। और जब अपने प्रिपरेशन कीजिए आप देखिए दोस्तों वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने पूरी तरह से प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर करने का प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी आपको नहीं करनी है। आप जानते हैं दोस्तों आपके वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं और दोस्तों कंप्यूटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे कितना 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना है 37.8%। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, कितना है 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, केवल कितना है 10%। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। जानते हैं आप लोग राज्य पहले देखते हैं फिर केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। तो दिल्ली का कितना है 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना है का 37.7%। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है की कुल संख्या कितनी है तो 20.14 करोड़। अब चलिए किस राज्य के शासित प्रदेश में ज्यादा है वो कंप्लीट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जात यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है 31.9%। जो भी टॉपिक सेट किए जाते हैं हर दोस्तों ट्रेंड से जितने भी फॉर्मेट से क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से प्रिपेयर करने का प्रयास किया जाता है। देखिएगा दोस्तों एक नोट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है। सबसे पहले कुल संख्या तो 10.43 करोड़। अब सबसे पहले राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसमें ज्यादा ये देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। अब प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी
एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। कितना आएगा 94.8%। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। एक नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करते। यहाँ तक आपको दोस्तों 2011 की जनगणना को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। थोड़े से पॉइंट देखिए 2021 की जनगणना के बारे में। आप लोग जानते हैं जनगणना अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन 2025 में करवाई जाएगी। तो इससे जो फैक्ट अभी तक बन चुके हैं दोस्तों, उनको आप लोग कंप्लीट रखेंगे। क्या कह रहा है, 2011 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी और उनके जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2011 की 21 की जनगणना दोस्तों भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का है यानी प्लानिंग कमीशन का। आप लोग जानते हैं वो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की बात हुई तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, आप कलेक्ट कीजिए। पहला पॉइंट, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, ध्यान रखेंगे, को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हजारों बार पूछा गया है दोस्तों, किया गया था। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, जैसे कि दोस्तों यूपीएससी हो गया, आप लोग जानते हैं यानी संघ लोक सेवक, राज्य लोक सेवक, निर्वाचन आयोग, ये सारे दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं। लेकिन जो हमारा प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखेंगे। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये योजना आयोग से दोस्तों रिलेटेड आपकी बेसिक चीजें थी। अब चलिए हम लोग दोस्तों इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक थी। मॉडल की बात की जाए तो ये होराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। जीके के क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों, किसी भी टेंट से किसी भी फॉर्मेट से घुमा के पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की दोस्तों तो समाधि थी इसकी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। इंपॉर्टेंट नोट देखिए जहां से क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः जरूर ध्यान रखेंगे जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात की जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना की तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। चलिए यहाँ से मोस्ट वाला फैक्ट निकालते हैं, कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965,
तथा भूतपूर्व सूखा 1966। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब कब 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। नेक्स्ट, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ध्यान रखेंगे, सारे दोस्तों आपके सुपर फैक्ट हैं, हजारों हजार बार पूछे गए होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो देखिएगा मॉडल की बात की जाए इसकी, तो डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं, आप लोग कलेक्ट करेंगे। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखेंगे। बात की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना की ओर चलेंगे दोस्तों। देखिएगा, समयावधि की बात की जाए तो 1980 से 1985 मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से मोस्ट फैक्ट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। बात की जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना की, समयावधि थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो समयावधि थी इसकी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। आपका सुपर फैक्ट है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समयावधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समयावधि थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। बात की जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी समयावधि थी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समयावधि थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पे दोस्तों नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग के बारे में हम लोग करंट में पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था। ये भी आपका सुपर टॉपिक है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो देखिएगा 100% हर टेंट से कंप्लीट करके सुपर सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को इसको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए आप लोग इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगा हुआ है। पहला है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ध्यान रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। और 13 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है। टोटल इसमें 29 कार्यों को शामिल किया गया है। और लॉर्ड रिपन को दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग यहाँ से कलेक्ट कीजिए। पहला,
ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जो दोस्तों विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, डायरेक्टली पूछाते हैं कौन सी समिति किससे संबंधित है, हर ट्रेंड से क्वेश्चंस बनते हैं मिलाने के लिए कोड के माध्यम से। तो पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने 100% सब कंप्लीट किया गया है। पॉइंट है आपका पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए हनुमंत राव समिति, ये भी इससे संबंधित थी, 1983 में गठित हुई थी। जी.बी. की राव समिति 1985 में गठित हुई थी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में। और थुंगन समिति दोस्तों ये 1989 में गठित की गई थी। ये सारे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को लेकर गठित की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे क्या है आपका, 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्या है पहला, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे बढ़ेंगे, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर रखने हैं, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्यन। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, जब चाहे 1 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। अब चलेंगे 4 नाम पे। पहला है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल 2 नाम, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन वादक हैं, ध्यान रखेंगे। अब एक नाम, केवल 1 नाम ध्यान रखिए, उस्ताद रहमान खान पखावत से हैं। एक ही नाम टीवी गोपालकृष्णन मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम असद अली खां जो कि रुद्रवीणा से हैं। एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, तो वादक एवं वाद्य से आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, ऑप्शन से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। आपका तबला का सितार में जाएगा, बांसुरी का आपका शहनाई में चलाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे कि इस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट एक साथ पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट के जरिए हम लोग इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा आता है,
क्रम से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कब से कब तक इनका शासनकाल था, अलग अलग ट्रेंड से कोड के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश आए जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। फिर खिलजी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश आए जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश आए जिन्होंने शासन किया 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1451 से 1526 तक। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, बिना दोस्तों बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकतादारी प्रथा चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? 1320 से दोस्तों 1236 से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रिहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि साइंस के भी दोस्तों कुछ टॉपिक्स हम ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।